दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 1.2 1.1 दोनों ही एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया है और उसके पहले एक बेसिक वीडियो भी बनाया है। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज में मैं क्वांटिफायर, स्टेटमेंट, डुअलिटी, निगेशन, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस मैं सॉल्व भी कराऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम्स में कौन से टॉपिक फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक आपके यूनिट टेस्ट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जो मैं टॉपिक बोलूंगा वही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वांटिफायर स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वांटिफायर के अंदर दो चीजें आती है, एक ऐसे आता है और एक ये सिंबल है। अब आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं फॉर ऑल और इसे क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे अगर ये दोनों का मतलब क्या है, सर आपने फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट तो बता दिया, पर ये मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन से ही हमें समझना होगा। सपोज यहाँ पे मुझे एक कंडीशन दिया है। अब यहाँ पे x है, यहाँ से मैं x के अलग अलग वैल्यूज लूंगा। एक बार मैं यहाँ पे 3 लूंगा, 3 माइनस 8 करूंगा, आंसर आ रहा है -5। फिर मैं 5 लूंगा, 5 माइनस 8 लूंगा, आंसर आ रहा है -3। फिर मैं लूंगा 7 माइनस 8 करूंगा, आंसर आ रहा है दोस्तों -1। फिर देखो दोस्तों मैं 9 माइनस 8 करूंगा, आंसर आ रहा है 1। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं पे भी अगर समझो देयर एग्जिस्ट लिखा है, इसका मतलब ऊपर जितने भी वैल्यूज दिए उसमें से कोई एक वैल्यू भी अगर सेटिस्फाई हो गया, मतलब अपना स्टेटमेंट ट्रू है। ध्यान से, कोई एक वैल्यू भी अगर सेटिस्फाई हो गया, मतलब देखो ना यहाँ पे 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, आंसर कुछ और आ रहा था। 7 5 भी नहीं हो रहा था, कुछ और आ रहा था। तो कोई एक भी अगर हो गया ना तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट मतलब ओनली वन, कोई भी। ओनली मतलब ओनली मत डालो, क्योंकि एक से ज्यादा भी हुआ तो भी चलेगा, पर कोई एक भी अगर हो गया तो अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। पर दोस्तों फॉर ऑल का कंडीशन कैसा है पता है, सभी के सभी वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी दिया है ना, ये देखो, ये सभी वैल्यूज को रख के चेक करना पड़ेगा कि सभी वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, नहीं कर रहे होंगे तो हमारा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो इनडायरेक्टली ओवरऑल कंक्लूजन वाइज अगर सुनना है तो सुन लो। देयर एग्जिस्ट अगर कहीं पे भी सिंबल आया तो कोई एक वैल्यू भी सेटिस्फाई होगा तो अपना स्टेटमेंट ट्रू है। और फॉर ऑल आया, सभी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो वन बाय वन सर क्वेश्चन सॉल्व करा दो तो और अच्छे से समझेगा। तो सर तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आए हैं और यहाँ पे बहुत मजेदार तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो a इक्वल टू समथिंग दिया, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा कंडीशन है। कंडीशन हमारा क्या है, x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। अगर मैं सपोज यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3 माइनस 8 इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है। 5 रख रहा हूँ, 5 माइनस 8 इक्वल टू 1 नहीं आ रहा, -3 आ रहा है। 7 रख रहा हूँ, 7 माइनस 8 -1 आ रहा है। 9 रख रहा हूँ दोस्तों, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आ जा रहा है। और अपने को कोई एक ही वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट मिल गया ना 9। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर x इक्वल टू हमने क्या लिया 9। और यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 9 माइनस 8 यहाँ पे रख रहा हूँ विच इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर x इक्वल टू 9 satisfied given equation। x equal to 9 satisfy the given equation and therefore the given statement is true। the given statement is true क्योंकि हमें क्या पूछा है कि find the truth value and hence its truth value is capital T। तो फाइनली अगर आप देखो, ये सब कोई देखता नहीं है, इतना आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो आप बस ये लिख देना कि x इक्वल टू 9 सेटिस्फाइड दी गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाइड दी गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। या तो डायरेक्ट लिख दो हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। इतना लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला अगर मैं देखने जाऊं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर मैं देखूंगा तो x यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू a है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इज अ इवन नंबर, मतलब सब पे पहले उसका स्क्वायर लेंगे। अब हर एक वैल्यू को यहाँ पे मुझे लिखना होगा। देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे देखो मैं 3 के लिए चेक कर रहा हूँ, फिर मेरे को किसके लिए चेक करना है दोस्तों 5 के लिए। आप ऐसे लिख के चेक भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 7 के लिए, फिर दोस्तों मैं 9 के लिए चेक करूंगा, फिर मैं 11 के लिए चेक करूंगा, और फिर फाइनली मैं किसके लिए चेक करूंगा दोस्तों 12 के लिए। मुझे क्या करना है, पहले उसी वैल्यू का स्क्वायर लेना है, मतलब 3 का स्क्वायर लेना है और फिर उसी वैल्यू को उसमें प्लस कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 9 प्लस 3 कितना होगा दोस्तों 12। तो इवन नंबर मिल रहा है, यस 12 इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब क्या होता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। वैसे अगर आप देखोगे इसका यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे और प्लस 5 करेंगे तो 25 प्लस 5 डायरेक्ट लिख देता हूँ 30। देन वैसे ही आप 7 का स्क्वायर लोगे तो 49, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर जो है 49 प्लस 7, तो यहाँ पे आई थिंक 56 होगा। वैसे ही आप 9 का स्क्वायर लोगे तो दोस्तों यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस 9 करोगे तो दोस्तों 90, ये भी इवन नंबर आए। 11 का स्क्वायर लोगे दोस्तों और प्लस 11 प्लस करोगे तो 121, प्लस 11 करोगे, देखो 121 में 1 प्लस करोगे तो 122 प्लस 10 132 इवन नंबर। 12 का स्क्वायर करोगे प्लस 12 करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 144, प्लस 12 करेंगे तो 156। तो फाइनली अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन वाइज देखूं तो ये पूरे के पूरे इवन नंबर्स हैं। आप ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई 1 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो यहाँ पे इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ए satisfy the given equation and therefore its truth value is capital T। लास्ट में ये लिखना तो बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट, फिर से आया मतलब कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हैं अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो लेस देन 0 आना चाहिए। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 है, वो लेस देन 0 तो है ही नहीं भाई, 0 से बड़ा है। कोई भी नंबर्स को अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो 0 मतलब माइनस में आने वाला है। लेस देन 0 मतलब क्या होता है, माइनस में नहीं आने वाला है। तो डायरेक्ट एक लाइन आप लिख सकते हो, नो वैल्यू ऑफ एक्स इन ए, मतलब ये जो x जो है, x के वैल्यूज कहाँ पे a है, नो वैल्यूज ऑफ x इन a satisfy the given equation therefore its truth value is, therefore the given statement is false। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ therefore its truth value is capital F, हो गया। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला आप देखो, x इज अ इवन नंबर, चेक करो भाई x इवन नंबर है क्या, और सब वैल्यूज सब x के वैल्यूज इवन नंबर होने चाहिए। 3 भी इवन नंबर नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, बस 12 है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 5 7 9 11 आर नॉट अ इवन नंबर एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। या तो कोई एक भी इवन नंबर नहीं रहता तो भी ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। देन इसके बाद अगर आप आगे आते हो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे एक बार आप 3 रखो और प्लस 8, ये देखो ये कंडीशन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए, 40 से ज्यादा आना चाहिए। चेक करते हैं, 3 3 जा कितना हो रहा है, 3 3 जा 9 हो रहा है, और 9 में अगर मैं 8 प्लस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 17 आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 17 जो है वो देखो 17 जो है वो ग्रेटर देन 40 तो नहीं है भाई। और यहाँ पे क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट, मतलब ये पहला कंडीशन नहीं हुआ तो दूसरा चेक करो, और अगर फॉर ऑल होता तो पहला ही नहीं हुआ तो आगे जाना ही नहीं है, दूसरा वाला चेक करो, ऐसे तीसरा चेक करो, चौथा चेक करो, पांचवा छठवा, कोई ना कोई अगर एक हो गया तो आप लिख देना देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। और लास्ट वाला भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है दोस्तों, एक एक वैल्यूज रखना है, पर यहाँ पे सभी के सभी वैल्यूज क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, और उसका आंसर 14 से ग्रेटर आना चाहिए। अगर और इसका आंसर आपको फर्स्ट वाले से ही मिल जाएगा, अगर फर्स्ट वाले का आ रहा है मतलब सबका आएगा। तो ये देखो फर्स्ट वाले का यहाँ पे अगर आप 3 रखते हो प्लस 9, अगर ये 6 होगा, 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन 14 आ रहा है। पहला वाला अगर आ गया तो सब आ रहा है, तो आप लिख दो ऑल द वैल्यूज of x in A satisfy the given statement therefore its truth value is capital T and कैपिटल T हो गया, बस ट्रूथ वैल्यू पूछा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है,
पर आपका आपके सिलेबस में दिया तो आपको करना चाहिए। इस पूरे लॉजिक का सबसे फेंकू क्वेश्चन मैं इसको बोलता हूँ। ये भाई आज तक कभी कभार हो सकता है कि वन सेंटेंस फॉर्म में ये पूछ ले, पर बहुत कम चांसेस है। मैं जूनियर के बच्चों को भी बिठा के इसको सिखा सकते हैं हम। देखो इसको सीखने का एक ही मतलब है, जहां पे और है वहां पे एंड कर दो, जहां पे एंड है वहां पे और कर दो, जहां पे टी है वहां पे सी कर दो, और जहां पे सी है वहां पे टी कर दो। टी मतलब टोटोलॉजी, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, टी मतलब ट्रू, सी मतलब फॉल्स, ऐसे समझना। जहां फॉल्स है वहां ट्रू कर दो। तो ये बस पूरे इसके अंदर आपको यही समझना है और कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही अगर समझो मैं ये ले रहा हूँ फिफ्थ वाला, अगर मुझे इसे चेंज करना है तो ये निगेशन टी ऐसे ही रहेगा। ये देखो ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये वाला भी सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था एंड था तो और हो गया, और ये दोस्तों ये निगेशन ऐसे ही रहेगा, ये आर है, ये एंड का क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और ऐसे हो गया। तो डॉलिटी आज तक जल्दी पूछा नहीं जाता, बस आपके सिलेबस में तो आपको पता होना चाहिए। देखो मैं सेम टू सेम, देखो ये और को एंड कर दिया, और एंड को और कर दिया, एंड को और कर दिया। अब देखो अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हो, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या होगा बताओ, प्लीज कमेंट करके बताओ। ये देखो ये पी वैसे ही रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है और एंड हो जाएगा, ये और एंड हो जाएगा, और देखो सी दिख रहा है, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। तो और इसमें कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए, एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ गया, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इससे भी डेंजर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। ये निगेशन वाले टाइप आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे मैं हर एक एक्सरसाइज में आपको चीजें बता दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से चीजों को कवर कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, पी लिखना है, क्यू लिखना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x+8 जो भी दिया है, क्यू मेरा क्या दिया है दोस्तों y-3। देखो मैंने चुपचाप से कुछ नहीं किया, चुपचाप से मैंने लिख दिया। बाद में मैंने क्या किया पता, सिंबॉलिक फॉर्म जैसे हमने आगे पढ़ा है, सिंबॉलिक फॉर्म भी मैं इसका लिख दूंगा। सिंबॉलिक फॉर्म में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पी है, ये क्यू है, और ये दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, और है, और का सिंबल ले लिया। अब यहाँ पे आपको नया टॉपिक क्या है कि निगेशन लेना है दोस्तों। अब निगेशन लेना है तो आप कुछ चीजें आपको समझना होगा निगेशन के लिए। निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू। ये सभी के निगेशंस आपको याद करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेशन में आप देखोगे और आया है, तो और का निगेशन इसी से आपको लिखना है। तो ये चारों निगेशन अगर आपको याद होंगे तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, और एमएसटी सीईटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो ये निगेशन बहुत इजी है। देखो ये निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो निगेशन पी हो गया, और ये यहाँ पे देखो और है, और का एंड कर दो, फिर से ये निगेशन अंदर क्यू से मल्टीप्लाई हो गया तो निगेशन क्यू हो गया। तो इसका तो ज्यादा टेंशन नहीं है, याद हो गया। और ये यहाँ पे और वाले हैं तो डिसजंक्शन वाले, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। यहाँ पे देखो एंड वाला है तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो ये देखो ये भी सेम है, यहाँ पे देखो निगेशन लिखा, ये देखो ये एंड है, एंड का क्या हो गया और, फिर से ये निगेशन अंदर गया, निगेशन क्यू। तो ये दो चीजें तो आपको सीधा सीधा याद हो गया है। ये दो में ये वाला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये वाले को आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, पी एंड निगेशन क्यू। ये इसका डायरेक्ट आंसर है, आपको याद कर लेना है। यहाँ पे क्या आएगा, पी एंड निगेशन क्यू। याद रखना निगेशन ऑफ इफ देन वाला स्टेटमेंट का डायरेक्ट निगेशन क्या था, पी एंड निगेशन क्यू। और बाय कंडीशनल का बहुत इजी है, सेम यही है। देखो यहाँ पे सेम, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी, देखो सेम टू सेम लिख दिया। और यहाँ पे भी देखो दोस्तों यही सेम सिंबल लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे इंटरचेंज कर दूंगा, क्यू पहले लिखूंगा फिर पी लिखूंगा और दोनों के बीच में और ले लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा का पूरा याद हो गया। तो ये जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टेबल अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। अब यहां तक का पार्ट मैंने जानबूझ के सॉल्व किया, अब यहां तक का पार्ट पूरा का पूरा सेम था। अब बस चेंजेस इसके अकॉर्डिंग होगा निगेशन। अब आपको पता है, अब देखो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं इट्स निगेशन। अगर इसका निगेशन मैं करने जाऊं तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, आपको आंसर पता है। और का तो सर आपने तो बहुत इजी तरीके से बताया था। यहाँ पे देखो ये, और ये देखो यहाँ पे ये सिंबल का क्या हो गया, एंड, और ये ऑलरेडी यहाँ पे आपने याद किया है। अब बस इस फॉर्म में अपने स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दो। देखो ये
इस फॉर्म में स्टेटमेंट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि निगेशन पूछा है ना, तो स्टेटमेंट को कन्वर्ट करूंगा तो देखो आंसर लिख रहा हूं। आंसर लिखते टाइम x + 8 = 11 है। अब देखो यहाँ पे ये सिंबल है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, p वाले स्टेटमेंट में दोस्तों नॉट डालना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं पता है, ये जो है इसको लेके ऐसे कट कर दूं, ये पहला एक ऑप्शन है, या तो अगर ये मुझे नहीं डालना है तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, दोनों चलेगा। पर मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट है तो मैं मेरे अंदर बहुत मस्ती में ऐसे कट कर दे रहा हूँ। ये सेम था, उसको मैंने नॉट मतलब कट कर दिया। और अब देखो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, बीच में सिंबल चेंज हो गया है। यहाँ पे और था, सिंबल चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीच में एंड लिख दिया। और फिर से ये वाले क्वेश्चन को निगेशन फॉर्म में लिखना है, मतलब y-3 और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट इक्वल। हो गया पूरा का पूरा, इस टेबल से हमने कवर कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चेंज करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये वाला क्वेश्चन अब खुद से कर सकते हो, खुद से सॉल्व करो। देखो एंड है, एंड वाला आप अप्लाई कर दो, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे। मैं ये वाला सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले p लिख रहा हूँ, ये q लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, p वाला स्टेटमेंट, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस, मतलब क्वाड्रिलेटरल को ही बोला है, इट इज अ रोम्बस लिखना है तो लिख दो, या तो लिख दो कि क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको चेंज करना है। चेंज करते टाइम आप पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों, ये p है, ये q है, दोनों के बीच में सिंबल कौन सा, इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाला सिंबल दे दो। इफ देन वाला आया होता तो इफ देन का दे दिए होते। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका निगेशन लिखना है। तो देखो इट्स निगेशन, पहले इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में इसके निगेशन में कन्वर्ट करो, देखो यहाँ पे इसके निगेशन में। और इसका आंसर तो मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा, मैंने पीछे ही अभी आपको याद कराया, ये था, फिर यहाँ और था, फिर यहाँ पे यही सेम सिंबल था, और यहाँ पे Q और P। मतलब आपको ये पूरे सिंबॉलिक फॉर्म में अपने स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आंसर, अब देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे P है, P मतलब मेरा कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। सेम यहाँ पे मैं लिख दिया क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो एंड है, आप अगर बुक के पीछे देखोगे कहीं कहीं पे बट लिखा है, पर आप एंड लिख सकते हो, जो आपका सिंबल है वो सेम लिखो। तो यहाँ पे देखो मैंने एंड लिखा। अब Q वाला स्टेटमेंट लिखते टाइम देखो यहाँ पे निगेशन है, Q वाला स्टेटमेंट लिखते टाइम आपको नॉट डालना है। क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस है ना Q वाला, तो देखो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड, अब क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस ये पूरा मत लिखो, क्योंकि आपने ऑलरेडी आगे क्वाड्रिलेटरल लिखा है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे इट इज नॉट अ रोम्बस। तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ रोम्बस। अब देखो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, इससे मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, और है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, और फिर से मैं क्या लिखूंगा, अब Q वाला पहले लिखना है। अब Q वाला पहले लिखना है तो अब क्या लिखोगे, Q वाला क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, तो देखो और के बाद वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, एंड है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, एंड, और इसके बाद निगेशन P आपको लिखना है। तो फिर से आपने क्वाड्रिलेटरल लिखा है, तो क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर मत लिखो, डायरेक्ट लिखो इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो फिर क्या आएगा, इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो। डिफिकल्ट, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसमें का। तो इस तरह से बस आपको सिंबॉलिक फॉर्म में जैसा है उस हिसाब से, जहां पे Q वाले में नॉट है नॉट डाल दो, P वाला जैसे वैसे का वैसा सेम आप लिख सकते हो। अगर आपको फिर से डाउट है एक बार पीछे देख लो, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखो ये वाला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे P मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने Q लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज कोल्ड, यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज रेनिंग। अब ये आपने लिखा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे मैं दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इसका क्या लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ये P है Q है, दोनों के बीच में क्या आया दोस्तों, एंड।
एंड आया तो आपने यहाँ पे एंड लिख दिया। और अगर मैं उसका निगेशन ले रहा हूँ, तो निगेशन भी आपको पता है, निगेशन ऑफ पी क्यू, तो इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन पी निगेशन क्यू। अब आपको स्टेटमेंट लिखते टाइम, आंसर लिखते टाइम कैसे आंसर्स लिखना है, इस ये फॉर्मेट में आपका आंसर आना चाहिए। आंसर लिखते टाइम पहला वाला जब आप लिखोगे, पहला वाला तो नॉट के साथ लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट कोल्ड। क्या लिखोगे, इट इज नॉट कोल्ड, ये आपने लिखा। और देखो यहाँ पे और आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और। जैसे यहाँ पे एंड है तो अब वहां पे क्या हो गया, और आगे वाला जब स्टेटमेंट लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निगेशन क्यू है, मतलब आगे वाला स्टेटमेंट भी आपको जो क्यू वाला स्टेटमेंट है उससे भी नॉट फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट कोल्ड लिखा है, और इट इज नॉट अ रेनिंग, तो उसके आगे सेम आप इट इज नॉट अ रेनिंग लिख सकते हो, या तो नॉट अ रेनिंग डायरेक्ट लिख सकते हो, चलेगा, इट इज नॉट अ रेनिंग। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन होने के बाद जो आपके निगेशन में सबसे डेंजर क्वेश्चन है वो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो। जो आपके निगेशन में सबसे डेंजर क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ इट इज रेनिंग देन के बाद पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, इफ देन आ रहा है, और देन के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और कंजंक्शन आ गया दोस्तों, एंड। तो मतलब यहाँ पे एट अ टाइम दो कंजंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा दोस्तों पी होगा, इट इज रेनिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज रेनिंग जो है वो पी हो जाएगा। क्यू वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों देन के बाद होगा वी विल गो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी विल गो। और एंड के बाद प्ले फुटबॉल है, तो यहाँ पे पी क्यू आपको एक और लेना होगा आर, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, वी विल प्ले फुटबॉल। अब इससे आपको डरना नहीं है कि इस तरह से ये तीन स्टेटमेंट कैसे एक साथ आ गया, भाई आना है तो आ जाता है, तो ऐसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन एक आध बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आने चाहिए। अब सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको आना चाहिए, सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, देखो P है, Q है, R है, आपको पहले पता है इफ और देन है, तो आपको सबसे पहले पता है कि ये वाले पूरे के साथ इसका इफ देन है, आपने लिखा है। देखो इफ, फिर देन के बाद जो है, देन के बाद जितना भी पार्ट है वहां देखो मैंने इसलिए उसको ब्रैकेट फॉर्म में ले लिया है। देन के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, ये दोनों Q और R वाला स्टेटमेंट देन के बाद है, इसलिए कॉमन ब्रैकेट दिया, ये याद रखना। और ये दोनों के बीच में एंड है, मैंने ये भी दे दिया। अब ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब सिंबॉलिक फॉर्म में मुझे इसको निगेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसका निगेशन में भी आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। देखो निगेशन कन्वर्ट करोगे तो निगेशन ऑफ, ये जो आपका जो भी स्टेटमेंट है इसको आपको निगेशन में कन्वर्ट करना है। अब ऐसा तो सर हमने कभी निगेशन पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपने ये वाला निगेशन तो पढ़ा है ना, P इम्प्लाइज Q वाला, तो इसका आंसर क्या होता है मुझे बताओ, P ये होता है, आपको पता है। तो सेम यहाँ पे ये पूरा का पूरा मतलब क्या है, P है, और ये पूरे का मतलब क्या है, Q है, तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट को आप चेंज करो। तो यहाँ पे क्या है, P है, तो P आपने लिखा, यहाँ पे सिंबल क्या है, एंड लिखा, निगेशन लिखा, और Q, तो यहाँ पे Q मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा Q है, तो Q वाला पार्ट पूरा का पूरा आप लिख दो ध्यान से अच्छे से। देखो ये P लिखा, निगेशन लिखा, एंड लिखा, निगेशन लिखा। अब Q वाला पार्ट मेरा दोस्तों ये है, ये मेरा P है, और ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा Q है, तो Q वाला लिखा। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा। देखो P है, ये निगेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है, तो ये निगेशन अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, और ये एंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, और निगेशन आर, थोड़ा अच्छे से लिख दो, आर निगेशन आर। तो ये तो मैंने आपको सिखाया है, अगर मैं इसे बंद करूँ तो आपको पता है आपको पता है इसका निगेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये एंड है उसका, और तो फाइनल अपना स्टेटमेंट इस फॉर्म में आना चाहिए। तो इस फॉर्म में आप स्टेटमेंट आराम से बना सकते हो। इस फॉर्म में स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, P है, P क्या लिखा है, इट इज रेनिंग, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, इट इज रेनिंग। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एंड है, एंड लिखोगे, और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे निगेशन है, किसको निगेशन है, Q वाले को, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वी विल नॉट गो, और यहाँ पे देखो लास्ट R वाले को भी निगेशन है, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, हो गया। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक साथ में लिख सकते हो। तो आंसर इसी को देख के लिखना है, किस वाले पे निगेशन है वहां पे आपको क्या करना है, नॉट ले लेना है।
तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये लास्ट के कुछ नंबर्स हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी कंजंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, एंड और ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप पे क्या होता है, इस टाइप की चीजें जो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में समझाया था उसी तरह से आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे तिरुपति वाला मैंने जो एग्जाम्पल बताया था, इसमें जब और एंड ये सब आता है तो अपने को निगेशन रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो, अगर निगेशन लिखना है √2 इज रैशनल नंबर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। हाँ, जहां पे ऑल आता है जब हम निगेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको सम लिखते हैं और नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सम नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर्स। देन इसके बाद हाँ, यहाँ पे जहां पे ये वाला सिंबल आएगा देयर एग्जिस्ट का, वहां पे फॉर ऑल का वहां पे देयर एग्जिस्ट कर देना। इस सिंबल को कट करके यहाँ पे क्या लिख देना है, देयर एग्जिस्ट, और पूरा का पूरा सेम लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बस नॉट बीच में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल का सिंबल आ जाएगा, पूरा का पूरा लिखना है, और इज नॉट इक्वल टू 20। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा है। ये सब भी अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आपकी मर्जी है, पर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना चाहिए। देखो, इट इज कॉल्ड एंड इट इज रेनिंग, ये वाला अच्छे से कर लेना चाहिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको निगेशन फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पूरे सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेसन नंबर फर्स्ट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हमेशा पूछा जाता है, एक एक साल के गैप पे पूछा ही जाता है। इस बार भी पूछा गया हर साल मेरे आईएमपी क्वेश्चन में। इसके लिस्ट, इस लेसन की लिस्ट में मैं इस लेसन में 3 क्वेश्चंस देता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं इसको देता हूं, दूसरे नंबर पे मैं टोटोलॉजी देता हूं, और एक क्वेश्चन और बचा है जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे टॉपिक आने वाला है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ते जाओगे ना। जैसे मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चों को ना लास्ट में ये पता चल जाता है कि सर मुझे पढ़ना क्या है। मैं आराम से, बच्चे आराम से ना एक एक मतलब आधे आधे घंटे में एक एक लेसन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि उनको आइडिया आ जाता है कि हर लेसन में क्या इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने पढ़ाने के लिए आपको सब पढ़ाया, पर मैंने लास्ट में बता दिया कि ये क्वेश्चन अच्छे से करना। वैसे यहाँ पे आपको अब पता चल गया कि आप तुरंत पहले से ही बोलोगे कि कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव करके जाओ, और आपके यूनिट टेस्ट में आप देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि गिरी टूलर का जो प्लेटफॉर्म है भाई, 17 साल से एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ों का। तो लोग बोलते हैं कि आईएमपी क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलता है, यही है तरीका। अगर आप चीज़ों को बहुत एनालाइज करके, ऑलरेडी उस फील्ड में हमने टॉप किया है, तो हमें सब पता है कि कैसे क्वेश्चंस कैसे, आप भी अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आइडिया आने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट में अप्लाई होता है। जैसे ये मेरा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ देन वाला, इफ देन में ये अप्लाई होता है। कन्वर्स हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, देखो मैं आपको याद करा रहा हूँ, कन्वर्स हमने पढ़ा है। कन्वर्स मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा। जो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा इफ आइसक्रीम देन मार्कर। तो यहां पे अगर आप इसका कन्वर्स लिखना चाहोगे तो बस आपको क्या करना, इफ ये वाला पहले लिख दो मार्कर, और देन आइसक्रीम, बस ये उल्टा। मतलब यहाँ पे कन्वर्स तो आपको याद करा दिया, मतलब पहले आप क्यू लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, पी, हो गया। वही अगर आप इनवर्स लिख रहे हो दोस्तों, इनवर्स लिख रहे हो, अगर आप इनवर्स लिखने जा रहे हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, पता है, जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है, जैसे इफ आइसक्रीम देन मार्कर, तो दोनों में बस क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है। मतलब देखो यहाँ पे मैं नॉट लगा रहा हूँ, तो ये निगेशन पी और ये निगेशन पी। तो यहाँ पे आप बस क्या करोगे, इनवर्स बहुत इजी है, इफ नॉट आइसक्रीम देन नॉट मार्कर, बस ऐसे अभी याद रखो, बाकी स्टेटमेंट फॉर्म में मैं बताऊंगा। इफ नॉट आइसक्रीम देन नॉट मार्कर। अब यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, जस्ट अपोजिट ऑफ इनवर्स। अब कन्वर्स आपको मैंने दिमाग में आपके बिठा दिया है, कन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। पी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। इनवर्स मतलब क्या होगा, पी क्यू पे निगेशन आ जाएगा। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इनवर्स का उल्टा। इनवर्स मतलब ये जो दिया है इसी का जस्ट उल्टा आप करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट्स को आपको इस तरह से क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे देखो मैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे पहला, ये पी फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, लेट एक्स लेस देन वाई देन क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका कन्वर्ट, पहले इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये देखो सिंबॉलिक फॉर्म पी क्यू, भाई दोनों के बीच में इफ देन आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशनल, और हमेशा ये इफ देन के फॉर्म में ही रहेगा, बहुत अच्छे से ध्यान दो। देन इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कन्वर्स। कन्वर्स का सिंबल मुझे पता है, क्यू पहले आएगा फिर पी, इसी का जस्ट उल्टा। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते टाइम देखो मैं क्या लिखूंगा, इफ क्यू वाला पहले लिखूंगा, ये वाला देखो मैंने पहले लिखा, और फिर मैं क्या लिखा, देन अब मैं क्या करूंगा, पी वाला लिखूंगा ये, तो वही हो गया जो आपने लिखा, इफ मार्कर देन आइसक्रीम, इफ आइसक्रीम देन मार्कर, उस तरह से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। देखो इसके बाद ये जस्ट उल्टा हो गया। अब इनवर्स है, इस 3 मार्क्स के लिए आता है भाई, इतना इजी क्वेश्चन। इनवर्स दोनों को निगेशन दे दिया। आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता है, बहुत सारे बच्चों को ना ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या क्वेश्चन मुझे पढ़ना चाहिए। अगर जैसे ये लेसन कंप्लीट करूंगा, एक मैं 1 शॉट वीडियो भी बनाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों को शेयर करो। आपको जैसे ही मैं पूरा का पूरा मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना 12th का, आपको ये तो आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इनवर्स की बात करूं, तो इनवर्स निकालते टाइम आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। इनवर्स इसका अगर मैं निकाल रहा हूं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ आपको क्या करना है, पी वाले में नॉट डालना है। मतलब ये पी वाले को मैं लिख रहा हूँ, ये देखो पी वाला लिख रहा हूँ ना, इसको नॉट फॉर्म में या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो मैंने बताया इसका जस्ट उल्टा कर दो, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। देन अब जो क्यू वाला है उसमें भी आपका नॉट आना चाहिए, मतलब आपके पास ये ऑप्शन है, ये देखो सेम लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे कट कर दो या तो जस्ट उसका उल्टा लिख दो। अब यहाँ पे कन्वर्स इनवर्स, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोस्तों यहाँ पे निगेशन क्यू है, यहाँ पे क्या है, निगेशन पी, जस्ट इसका उल्टा। अब क्या करोगे, इफ क्यू वाले पे नॉट लगा दो, क्यू वाला मैंने पहले लिखा और यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉट लगा दिया क्यू वाला। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, देन पी वाला लिखेंगे। पी वाला क्या है दोस्तों, एक्स वाई, और इसको नॉट लगा दिया, हो गया। तो इतना सिंपल है ये टॉपिक, बहुत अच्छे से ये टॉपिक भी आप कवर कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पर पहले उसके पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब देखो ये, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पी क्या आ जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और यहाँ पे क्या, क्यू क्या आएगा दोस्तों, प्रेशर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर इंक्रीजेस, ये भी लिख दिया आप। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में दोस्तों क्या आ जाएगा, पी क्यू है। अब सिंबॉलिक फॉर्म में पी क्यू को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता है इफ देन का फॉर्म है। अब इफ देन के फॉर्म के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, आपको क्या करना है, इसका कन्वर्स लिखना है, कन्वर्स। अब कन्वर्स का सिंबल आपको पता है दोस्तों, जस्ट इसी का उल्टा। अब देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे आप Q वाला लिखो देन P वाला लिखो, तो बहुत इजी है। देखो इफ, अब Q वाला पहले लिखना है, तो प्रेशर इंक्रीजेस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन, अब देन के बाद दोस्तों P वाला है, P वाला, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। प्लीज मैंने ऐसे लिखा है, समझ जाना, सरफेस एरिया। अब यहाँ पे कन्वर्स के बाद दूसरा क्या आता है दोस्तों, इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, ये दोनों को आपको निगेशन फॉर्म में लिखना है, मतलब P वाले को निगेशन में, Q वाले को भी निगेशन में। तो आप कैसे लिखोगे दोस्तों, आप लिखते टाइम आपको कैसे लिखना है, पहले आपको इसमें नॉट लगा देना P वाले में, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस, ऐसा भी लिख सकते हो, पर उससे अच्छा कभी भी अगर यहाँ पे डिक्रीजेस है ना, तो ग्रामेटिकली हम वहां पे डज नॉट लेते हैं और ये डिक्रीजेस का डिक्रीज हो जाता है। तो वैसे भी अगर आप याद रखोगे तो अच्छा है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ सरफेस एरिया, अब नॉट डिक्रीजेस भी अगर लिखना है तो लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, ये टेंशन मत लेना, पर रूल वाइज
ग्रामेटिकली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट, और डिक्रीजेस का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो यहाँ पे मैंने डिक्रीज लिख दिया। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन, आपको पता है P पे अगर नॉट आया, Q पे भी नॉट लेना है, देन प्रेशर, यहाँ पे भी वैसे ही लिखोगे नॉट लेते टाइम, अगर यहाँ पे अगर S फॉर्म में है तो यहाँ पे आप डज नॉट लिखो और इसका S हटा दो, तो प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। हो गया मस्त। और अगर आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले रहे हो तो जस्ट इसी का अपोजिट कर दो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी आ जाएगा। सेम दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, तो आप सेम लिखोगे, P को क्या लोगे, वोल्टेज इंक्रीजेस, और Q को क्या लोगे, करंट डिक्रीजेस। सेम इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, फैमिली बिकम अ लिटरेट इफ द वीमेन इन इट लिटरेट, तो हमेशा इफ के बाद जो रहेगा वो हमारा P होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मैंने लास्ट में लिया। तो इफ के बाद जो हमारा ये हमारा P है, द वुमेन इन इट इज लिटरेट, और फिर बाद में उसके बाद क्या आएगा, द फैमिली बिकम लिटरेट। तो यहाँ पे आपको ये P लेना है, ये वाला Q लेना है, और प्रोसेस वही पूरा का पूरा सेम है। आपको एक बार उसको उल्टा करके लिखना है, देन इसके बाद सीधा करके लिखना है, सब सेम है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करा है, A to Z क्वेश्चंस कवर कराए हैं, सब चीज़ों पे डिस्कशन किया है, और बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज भी हमारा कवर हो गया है। और 1 बाय 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करो। अब उसके बाद मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 एक्सरसाइज में भी कुछ नई चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट लॉ याद कराएंगे, लॉ से चीज़ों को सॉल्व कराएंगे, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2 लॉ आपको याद करवाऊंगा मैं, और कोई भी टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस को मैं आपसे सॉल्व करवा लूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।